अस्सलाम वालेकुम। एक चीज़ बस ज़हन में रखिएगा इस लेक्चर से पहले कि अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हुए कि आप किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री फ़ंक्शन फाइंड करते हैं और किस तरह से पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं और उसके केसेस किस तरीके से आपने जो है वो सॉल्व करने हैं, तो ये लेक्चर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो बहरहाल नाउ सॉल्यूशन ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारा मेन टॉपिक है। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप्स जो हैं वो आप जानते हैं कि फ़िलहाल हमने जो है वो सिर्फ लीनियर ही जो है वो सॉल्व करना है, लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। हाँ, इस लीनियर के अंदर भी फर्दर दो टाइप्स जैसे मैंने कहा था कि हो सकती हैं कि आपके पास है होमोजीनियस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड नॉन होमोजीनियस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस का मतलब क्या होगा कि आप जो है वो इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे कि इक्वल टू ज़ीरो होगा तो होमोजीनियस, अगर इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे इक्वल टू सम फंक्शन है तो नॉन होमोजीनियस। ये बिल्कुल एक सिंपल सी चीज़ है, लीनियर के हवाले से जो भी है वो हम क्लासिफिकेशन के अंदर देख चुके हैं। नाउ एक चीज़ और ये है कि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको मैं रिकॉल कराना चाह रहा था कि जनरल सॉल्यूशन जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस वाई सी, जिसको हम कहते हैं, प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, यानी वाई पी। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये इसके फंक्शन हमारा जो है वो इसके इक्वल हुआ करता है जनरल सॉल्यूशन यानी वाई बेसिकली। तो आप ये कह सकते हैं कि वाई इज़ इक्वल्स टू वाई सी प्लस वाई पी, ये आपकी एक्सप्रेशन होगी। नाउ एक और चीज़ ये कि जब हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह की इक्वेशंस जो है वो अपेयर होंगी। एक होगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और एक आपके पास होगी ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम एग्जांपल्स के अंदर ही समझेंगे कि क्या है इसकी, क्या नहीं है, सारी चीज़ें देखें। फ़र्ज़ करें अगर आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि इस तरह से लिखी हुई है कि 2y डबल डैश डबल वेयर डैश इज़ रिप्रेजेंटिंग द डेरिवेटिव है -5y डैश -3y इक्वल्स टू ज़ीरो। तो आप देखें इस इक्वेशन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 2 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, अगर मैं x को अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल सपोज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर फ़िलहाल तो नहीं बताया हुआ इक्वेशन में, लेकिन बहरहाल हमने सपोज़ करने के लिए जो है वो x लिख लिया। आप चाहे तो t लिख लें, उसी रिस्पेक्ट से हम वर्किंग करेंगे। -5 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो डी वाई बाई डी एक्स -3 y इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इक्वल्स टू ज़ीरो का मतलब क्या है कि फ़िलहाल हमने जो इक्वेशन कंसिडर की हुई है वो होमोजीनियस है। इसके अलावा जो लीनियर वाली बात है कि हमने कौन सी इक्वेशन डिस्कस की हुई है कि आप देख सकते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर जो है वो आपके पास वो 1 है, तो हम ये कह सकते हैं कि और इसके अलावा भी बाकी टर्म्स की पावर भी जो है वो 1 आपके पास मौजूद है। तो जो कंडीशंस वहाँ पे लीनियर की थी वो हमारी यहाँ फुलफिल हो रही थी, इसलिए लीनियर होमोजीनियस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखें हमारी एक कंसिडरेशन है कि अगर हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो कि डी डिवाइड बाई डी एक्स एक ऑपरेटर है अगर इसका, तो अगर हम इसको कैपिटल डी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट मीन्स कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा वो आपके पास डी स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा एंड सो ऑन अप टिल, अगर nth ऑर्डर डेरिवेटिव मुझे लिखना है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑपरेटर अगर मुझे लिखना है खाली, तो डी पावर n कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे। तो बिल्कुल उसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो ऑपरेटर है यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑपरेटर, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2d² y -5dy -3y इक्वल टू ज़ीरो। यानी यहाँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था तो खाली डी लिख दिया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव था d² लिख दिया ना। देखें इसकी इन तीनों टर्म्स में से मैं y को अगर कॉमन लेकर लिखूं तो आपके पास ये कुछ इस तरह लिखा जा सकता है 2d² -5d -3 इंटू वाई इक्वल टू ज़ीरो। रिमेंबर दैट कि मैं y को कॉमन ले रहा हूँ लेकिन राइट हैंड साइड पे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये ऑपरेटर्स की इक्वेशन है। ऑपरेटर हम इस तरह नहीं लिख सकते कि y इंटू 2d² -5d -3। रिमेंबर दैट ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये ऑपरेटर्स हैं, d आपका ऑपरेटर है, डेरिवेटिव है। ऑपरेटर किसी न किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई किया जाता है, ना कि जो है वो
अगर आपने y कॉमन लेके इस तरह इसी स्टाइल में लिखा कि y पहले लिख दिया और फिर बाद में ये लिखा, तो ऑपरेटर किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो ये चीज़ जो है वो अजीब सी होती है। तो बहरहाल आप इसी स्टाइल के अंदर इसको लिखेंगे ना। इसके अंदर अब दो चीज़ें ये हैं कि आपकी ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये है पूरी ऑपरेटर की, जो कि अप्लाई हो रही है y पर, और y को हमने कहा था ये तो सोल्यूशन है, तो ये दोनों जो है वो इक्वल टू ज़ीरो अब आपको जो है वो बता रहे हैं। तो आप देखें यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि इस ऑपरेटर की एक्सप्रेशन को अगर आप इक्वल टू ज़ीरो कंसीडर करें, यानी बेसिकली ये है आपके पास एक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी 2d² माइनस 5d माइनस 3 इक्वल्स टू ज़ीरो। या हम इसी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन से एक और चीज़ जो है वो लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। मैं किसी लेक्चर में अगर टाइम मिला तो इन दोनों के हवाले से और फर्दर जो डिटेल ऑक्सिलरी इक्वेशन हम इसको क्यों कह रहे हैं, या क्या वजह है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की, क्या वजह है, किस तरह से बनती है, ये सारी जो इसके ऑपरेशन है वो सारे किसी और लेक्चर के अंदर टाइम मिल सका तो डिस्कस कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है वो आप ये देखें कि हमने क्या किया, ऑपरेटर की एक्सप्रेशन जो भी है उसको इक्वल टू ज़ीरो लिया है, तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा कि आप बस इस डी के अलावा कोई भी और इसका नाम दे दें। नॉर्मली बुक्स के अंदर m लिखा जाता है, 2m² माइनस 5m माइनस 3 इक्वल टू ज़ीरो, वेदर इट्स रिटन इन द डी फॉर्म और m फॉर्म, बात एक ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। बेसिकली हमें इन दोनों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन सॉल्व करनी है, चाहे तो आप ऑक्सिलरी सॉल्व करें, चाहे तो आप करेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॉल्व करें। तो सॉल्व करने के लिए हम कैलकुलेटर की मदद फ़िलहाल लेते हैं। कैलकुलेटर में आपके पास जो है वो इक्वेशन के ऑप्शन में अगर आप आएँ तो इक्वेशन में जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो थर्ड ऑप्शन पे मौजूद है। थर्ड ऑप्शन में फ़िलहाल यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये आपसे कोफिशिएंट्स पूछ रहा है, तो कोफिशिएंट है इसके 2 माइनस 5 एंड माइनस 3, तो ये कोफिशिएंट है। हमने यहाँ पे तीनों कोफिशिएंट सब्स्टिट्यूट करें, इक्वल्स प्रेस करेंगे तो आपके पास पहला रूट यहाँ पर आ गया। बेसिकली इस इक्वेशन का रूट अब आपके पास आया है x1 इक्वल टू 3। दोबारा इक्वल प्रेस करते हैं तो देखें दूसरा रूट आपके पास आ गया x2 इक्वल टू माइनस हाफ़ कह लें या माइनस 0.5 कह लें, ये दूसरा रूट इसका मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि ये रूट वाली वर्ड जो है वो आपको रिकॉल होना चाहिए कि हमने जो है वो YC के केसेस के लिए कुछ ना कुछ पढ़ा था। तो क्योंकि इसके रूट्स आपके पास आ चुके हैं, यानी मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ कि रूट्स ऑफ द अबव इक्वेशंस आर 3n माइनस 0.5। तो ये कौन से रूट्स हैं, ये रियल होंगे और डिस्टिंक्ट भी हैं। यानी यहाँ पे केस 1 वाले आपकी वर्किंग जो है वो आप केस 1 के मुताबिक अब YC को कोड करेंगे। तब केस 1 को समझने के लिए अगर आपने थोड़ा सा रिकॉल करना हो तो प्रीवियस लेक्चर्स को देख लीजिएगा। तो YC आपके पास हो जाएगा a इंटू एक्सपोनेंट ऑफ 3x रूट क्योंकि ये हैं, प्लस b इंटू एक्सपोनेंट ऑफ माइनस 0.5x। तो ये आ गया आपके पास YC। नाउ अब आप देखें क्योंकि ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है, तो होमोजीनियस इक्वेशन के अंदर हमने शुरू में एक बात करी थी कि हम सिर्फ़ और सिर्फ YC इवैल्यूएट करेंगे, यानी होमोजीनियस इक्वेशन का YP इवैल्यूएट नहीं होता। इन जनरल तो ये YC प्लस YP के इक्वल होता है, लेकिन फॉर होमोजीनियस इक्वेशन वी जस्ट हैव टू इवैल्यूएट YC, एंड फॉर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन वी हैव टू फाइंड बोथ ऑफ द parts or both of the terms of the general solution, that is complementary function and particular integral YC and YP। यानी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन जब होगी, जब इक्वल टू समथिंग कुछ होगा यहाँ पर, तो जब आपको ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। तो बेसिकली ये YC है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, और हम यही कहेंगे कि जनरल सोल्यूशन जो है वो आपके पास कुछ इसी तरह से होगा कि y इक्वल टू YC प्लस YP बट YP इक्वल टू ज़ीरो सिंस इक्वेशन इज़ होमोजीनियस। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, समझ जाइएगा कि इक्वेशन इज़ होमोजीनियस, दैट्स वाई वी आर टेकिंग YP इक्वल्स टू ज़ीरो। और क्यों ले रहे हैं ये चीज़ आपको नॉन होमोजीनियस जब हम कर रहे होंगे, जब भी थोड़ा बहुत समझ में आएगा। नाउ सो द जनरल सोल्यूशन विल बी a इंटू एक्सपोनेंट ऑफ 3x प्लस b इंटू एक्सपोनेंट ऑफ माइनस 0.5x। सो दिस इज़ द फाइनल सोल्यूशन ऑफ योर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और डिफरेंशियल इक्वेशन हम इसमें सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if you have y double dash minus 10y dash
plus 25y equals to 0. Again another homogeneous differential equation, higher order differential equation, and of course हम लीनियर ही अभी सारे लीनियर ही डिस्कस कर रहे हैं, नॉन लीनियर को तो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो लीनियर में जो है वो आपके पास बहरहाल इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं, या तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन होगी या ये इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में गिवन होगी कि डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 10 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 25y इक्वल्स टू 0। हमें जो है वो क्योंकि ये वाली एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड होती है तो हम इसी ऑपरेटर वाली एक्सप्रेशन पे आएंगे, डी स्क्वायर और y को फिर थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, कॉमन लेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 10d प्लस 25 applies on y equals to 0. Now for this case you have to solve the auxiliary equation. If I just write the auxiliary equation of the above expression, so above equation, so you will have m square minus 10m plus 25 equal to 0. This is another quadratic equation for which we will have to solve this quadratic equation to find the root of this equation. So finding the root of this equation, let's suppose again differential, we have the same working in the calculator. So the first coefficient is 1, the second coefficient is minus 10 and the third coefficient is 25. So take a look कि इसने खाली x की वैल्यू 5 ही दी है। इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट वैल्यू इसने नहीं बताई यहाँ पर ना। इसका मतलब ये है कि ये x को बता रहा है, यहाँ x1 और x2 नहीं है कि वो 5 है, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर तो 2 रूट होने चाहिए थे। तो इसका मतलब यहाँ रिपीटेड रूट, कैलकुलेटर की वर्किंग की वजह से हम ये कहेंगे कि रिपीटेड रूट्स जो हैं वो इस तरह हैं कि आपके पास जो है वो 5 and 5। और वैसे भी आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह लिखी जाएगी ना, m-5 होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो m-5 होल स्क्वायर है, दैट मीन्स यू हैव अ रिपीटेड रूट हियर, 2 रूट्स इसके आएंगे यहाँ पर। और ये रिपीटेड का मतलब जो है वो आपके पास इक्वल रूट्स भी कह सकते हैं हम इसको। तो इक्वल रूट्स के लिए वाई सी आप किस तरह लिखेंगे, वाई सी विल बी इक्वल टू a plus bx if you suppose x as an independent variable. Remember that if the question is given in this form and the independent variable is not declared, so you can say कि we have x as an independent variable for the study of book, and you can suppose any of the independent variable. Maybe if you suppose t here, so you will have a plus bt small t into exponent of 5x। अगर t होता तो 5t आ जाता, ठीक है। यानी ये ध्यान में रखिएगा, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन सेम यही डिफरेंशियल इक्वेशन अगर मैं इस फॉर्म में लिखूँ, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर माइनस 10 डी वाई बाई डी टी प्लस 25 इक्वल्स टू 0, तो इस केस में होगा क्या कि खाली आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगी a प्लस बी टी इंटू एक्सपोनेंट ऑफ 5t, ठीक है। सेम है, बात यह है कि आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट से आप जो है वो वर्किंग करेंगे यहाँ पे। तो बहरहाल हमारे पास इस केस के अंदर जब आपने ये सपोज़ कर लिया कि a प्लस बी एक्स इंटू एक्सपोनेंट ऑफ 5x ये वाई सी है, और क्योंकि होमोजीनियस थी तो डायरेक्टली यू कैन से द जनरल सोल्यूशन विल बी y इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, but again you can say yp equal to 0 here, so the final solution will be a into a plus bx into exponent of 5x will be the final solution of the given differential equation. Similarly considering the another differential equation, देखें थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन हम सॉल्व कर लें ताकि तमाम केसेस आपको जो है वो रिकॉल हो सकें। तो y डबल डैश प्लस 4y डैश प्लस 7y इक्वल्स टू 0, थोड़ा सा जो है वो डायरेक्ट स्टेप्स की फॉर्म में करूँगा। अगर देखें इसकी हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएं तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, थोड़ा सा डायरेक्ट में कर रहा हूँ, m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 7 बनेगी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपके पास ये आ जाएगी। बाकी वही चीज़ है, अगर आप चाहें तो ये वाली एक्सप्रेशन में पहले लेकर आएँ, फिर उसके बाद करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखें, फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखें एंड सो। बहरहाल हमें क्योंकि ऑक्सिलरी इक्वेशन की रूट इवैल्यूएट करने होते हैं और उसी के रिस्पेक्ट से हमें काम करना होता है, तो हम ऑक्सिलरी इक्वेशन ही लिख रहे हैं और ऑक्सिलरी इक्वेशन के ऊपर ही ऑक्सिलरी इक्वेशन के ही रूट हम इवैल्यूएट करते हैं। तो अगेन वही कैलकुलेटर की वर्किंग से एम स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 1 है, एम का कोफिशिएंट 4 है और 7 जो है वो कांस्टेंट है आपके पास 1 4 7। सो आप देखें यहाँ पे रूट्स आ गए, x1 आ रहा है यहाँ पे रूट की फॉर्म में -2 प्लस √3 आयोटा, ठीक है, और x2 आपके पास आ रहा है
-2 माइनस √3 आयोटा। और आप ये कह सकते हैं कि ये तो कॉम्प्लेक्स है ना, पेयर में आते हैं हमेशा, कॉम्प्लेक्स रूट जो है वो हमेशा प्लस माइनस के साथ होते हैं। तो रूट्स बेसिकली आपके पास ये होंगे -2 प्लस माइनस √3 आयोटा। तो क्योंकि रूट कॉम्प्लेक्स में है तो आप वाई सी किस तरह लिखेंगे, वाई सी का वही थर्ड केस रिकॉल करें। देखिए मैंने पहली एग्जांपल करी तो उसमें वाई सी का पहला केस आपको रिकॉल करने की ज़रूरत पड़ी। सेकंड एग्जांपल हमने सॉल्व की तो इसमें वाई सी की सेकंड केस को आपने जो है वो उसके मुताबिक सोल्यूशन लिखा। और यहाँ थर्ड हम कर रहे हैं तो थर्ड के मुताबिक लिखेंगे कि एक्सपोनेंट ऑफ -2 प्लस माइनस √3 आयोटा एक्स, अगर एक्स आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसी को फर्दर भी एक्सपेंड करना चाहें तो कर लें, लेकिन फ़िलहाल हमारी इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। चाहें तो लिख लें, मर्ज़ी है आपकी। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जब हमने x को मल्टीप्लाई करा दिया तो इसको स्प्लिट कर लेंगे -2x और इंटू एक्सपोनेंट ऑफ प्लस माइनस आयोटा √3x। और इसको आप चाहें तो फर्दर भी एक्सपेंड कर लें, फर्दर एक्सपेंड करना चाहें तो ये इस तरह हो सकता है। ये तमाम डिस्कशन हम पहले उसी केस के अंदर, केस नंबर 3 के अंदर कर चुके हैं, तो दोबारा से जो है वो बताने की होपफुली के ज़रूरत नहीं होगी। अगर रिकॉल करने की ज़रूरत है तो आप वही केस 3 वाई सी का देख लें प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। तो इसको आप लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, कॉस √3x बल्कि a इंटू कॉस √3x प्लस b इंटू साइन √3x। ठीक है, तो ये आपका जो है वो फाइनल सोल्यूशन होगा। वैसे भी हमें मालूम है कि y इक्वल टू वाई सी है, तो यही आपका फाइनल सोल्यूशन होगा। यहाँ वाई पी की कोई वैल्यू हमें इवेल्यूएट करने की ज़रूरत नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं, लेकिन इस एग्जांपल में आप थोड़ा सा हम ये करेंगे कि या तो इनिशियल वैल्यू कंडीशन को सॉल्व करते हैं या बाउंड्री वैल्यू, मैं बाउंड्री वैल्यू को सॉल्व कर लेता हूँ, या चलें मैं इनिशियल वैल्यू को सॉल्व कर लेता हूँ, आप बाउंड्री वैल्यू को सॉल्व कर लीजिएगा। बाउंड्री वैल्यू थोड़ा सा आसान होती है, इस जो फ़िलहाल मैं एग्जांपल आप लोगों को दूंगा वो आसान है, तो इस हिसाब से जो है वो हम देखते हैं। इनिशियल वैल्यू कंडीशन एक देखते हैं। इनिशियल वैल्यू कंडीशन का मतलब ये है कि आपको कंडीशन गिवन होगी। कंडीशन गिवन इसलिए दी जाती है ताकि आप जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की वैल्यू इवेल्यूएट कर सकें। ठीक है, सो इफ़ यू हैव एग्जांपल एज y डबल डैश plus 16y equals to 0 with initial value conditions as y of 0 equal to 2 and y dash of 0 equal to -2. Now remember that the value of the independent variable that is given in these condition are not changing. 0 0 आपके पास same value है, that's why we are saying it's as an initial value condition. Last time एक live session के अंदर जो है वो स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि y ऑफ 1 अगर डिफ़ाइन हो और y डैश ऑफ 1 डिफ़ाइन हो तो क्या वो भी इनिशियल वैल्यू कंडीशन होगी? ऑफ कोर्स। देखें वहाँ पे ज़ीरो से ये कन्फ्यूजन मत लेकर आएगा कि इनिशियल वैल्यू कंडीशन हमेशा ज़ीरो पे डिफ़ाइन होती है। कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे अगर दो कंडीशन डिस्क्राइब की जा रही हैं, दो कंडीशन आपको बताई जा रही हैं, तो वो इनिशियल वैल्यू कंडीशन होंगी। तो बहरहाल इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा डायरेक्ट। अगेन वही ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी बन जाएगी m² प्लस 16 इक्वल्स टू 0। इसके रूट अगर आप इवेल्यूएट करेंगे तो रूट सिंपल हैं इसके बड़े, ये आ जाएंगे +-4 आयोटा। होपफुली यही आ रहे हैं आपके पास रूट्स। जब ये रूट्स आ गए तो इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, एक्सपोनेंट क्या था वाई सी आपके पास हो जाएगा एक्सपोनेंट ऑफ +-4 आयोटा इंटू एक्स। अगर एक्स आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसको आप लिख सकते हैं इस फॉर्म में, a इंटू कॉस 4x प्लस b इंटू साइन 4x। तो ये आपके पास आ गया वाई सी। अब अगेन मैं वो वाली बातें दोबारा कोट नहीं कर रहा, y इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी होता है, लेकिन वाई पी जो है वो इक्वल टू 0 होता है। आप तो जब सॉल्व करेंगे तो सारी बातें लिख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं हम जो है वो डायरेक्टली सॉल्व करके लिखना चाह रहा हूँ कि y आपके पास जनरल सोल्यूशन ये आ गया। रिमेंबर दैट जनरल सोल्यूशन हम हर उस सोल्यूशन को कहते हैं जिसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद हों। अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होंगे तो पर्टिकुलर हो जाएगा। तो आप देखें इस जनरल सोल्यूशन के अंदर ये y जो आपको बता रहे हैं, तो बेसिकली y जो है वो y ऑफ x के इक्वल है। हम ये कह सकते हैं y ऑफ x कहें या y कहें एक ही बात है। तो हम y के ऊपर फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, यानी जनरल सोल्यूशन के ऊपर कंडीशन अप्लाई करते हैं, applying y of 0 equal to 2. That means if you substitute the value of x as 0, that will result the value of y to be 2. So you will have y की जगह आपके पास 2 आ जाएगा, a into cos
4x एक्स की जगह ज़ीरो आएगा तो कम्प्लीटली ज़ीरो ही हो जाएगा ऑफ कोर्स, प्लस b इंटू साइन 4x एक्स की जगह अगेन वही ज़ीरो होगा तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। आप जानते हैं कि cos 0 1 होता है और साइन 0 जो है वो आपके पास ज़ीरो हुआ करता है, तो ज़ीरो की वजह से ये टर्म तो ख़त्म हो जाएगी और a की वैल्यू आपके पास आ गई 2 के इक्वल। जब a की वैल्यू 2 आ गई तो अब जो है फ़िलहाल आप दूसरी कंडीशन अप्लाई करें। अच्छा, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे दोनों टर्म्स जो है वो ख़त्म हो जाए, इत्तेफाक है यहाँ पे दोनों टर्म्स ख़त्म हो गई। फ़र्ज़ करें अगर मैं कंडीशन देता y ऑफ 1 इक्वल टू 2 एंड y डैश ऑफ 1 इक्वल टू -2, तो उस कंडीशन में क्या होता कि ये दोनों टर्म्स से बचती, यानी यहाँ पे आपको एक इक्वेशन मिल जाती। इस इक्वेशन के साथ साथ फिर आप दूसरी कंडीशन अप्लाई करते तो दूसरी एक और इक्वेशन मिल जाती, तो वो एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनता है 2/2 का। तो आप जो है वो इक्वेशन सॉल्वर से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं इसको भी। जब हम इक्वेशंस में आएंगे तो देखें यहाँ पे पहली कंडीशन में पहले नंबर पे बता रहा है वो कि दो वेरिएबल x एंड y आर टू वेरिएबल्स एंड सी एन इज़ अ कांस्टेंट। तो अगर आप 1 सेलेक्ट करेंगे तो इसमें 2/2 का मैट्रिक्स ओपन हो जाएगा और इसके थ्रू जो है वो आप वो दो इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। अगर 3 इक्वेशन होंगी यानी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव वाली कंडीशन अगर होगी, थर्ड ऑर्डर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, तो आप जो है वो क्यूबिक इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर 2 ऑप्शन सेलेक्ट करके। लेकिन फोर्थ इक्वेशन या ऐसी इक्वेशन जिसकी 4 डिग्री है वो आप जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते। तो बहरहाल फोर्थ ऑर्डर है, सॉरी डिग्री नहीं, फोर्थ ऑर्डर है तो उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो बहरहाल यानी इस कैलकुलेटर में सॉल्व नहीं कर सकते। मे बी जो एक और कैसियो का कैलकुलेटर अब जो आ रहे हैं ब्लैक कलर के अंदर, मुझे मॉडल नंबर तो याद नहीं है, उसके अंदर जो फोर्थ ऑर्डर भी सॉल्व हो जाता है लेकिन फिफ्थ ऑर्डर नहीं होगा, खैर है उसके अंदर सॉल्व। तो कहीं ना कहीं जाके आपके कैलकुलेटर स्ट्रक तो होगा, लेकिन बहरहाल हमें तो वर्किंग समझनी है, तो लिहाजा हम फिलहाल ये काम कर रहे हैं कि यहाँ पे ये कंडीशन हो गई। अप्लाइंग सेकंड कंडीशन टू द जनरल सोल्यूशन, इन इक्वेशन देखिए यहाँ पे मैं इसको इक्वेशन 1 कोट कर रहा हूँ, तो अगेन इन इक्वेशन 1 ही हम सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो y की जगह -2 रखेंगे इक्वल टू, अच्छा सॉरी, सेकंड कंडीशन कैन नॉट बी अप्लाइड राइट नाउ। आप अगर गौर करें तो सेकंड कंडीशन इज सेइंग y डैश ऑफ 0 इक्वल टू -2, दैट मीन्स यू हैव टू इवेल्युएट द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सो इवेल्युएटिंग द डेरिवेटिव फ्रॉम द इक्वेशन 1, इस स्टेप को हम थोड़ा सा रिज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पर जो है वो हम पहले से जो वर्किंग है वो थोड़ी सी देख लेते हैं कि अगर डेरिवेटिव आप इसका लें तो डेरिवेटिव हो जाएगा y डैश ऑफ x इक्वल टू, अगर ये y ऑफ x है जैसे मैंने यहाँ लिख दिया था, y डैश ऑफ x विल बी इक्वल टू, a तो ऐसे ही रहेगा, cos 4x का डेरिवेटिव आपके पास हो जाएगा -4 sin 4x प्लस ये हो जाएगा 4d cos 4x। ठीक है, तो डेरिवेटिव ले लिया मैंने सिंपली इस इक्वेशन का। नाउ इस इक्वेशन पे आप कंडीशन अप्लाई करेंगे ये वाली, तो क्या होगा कि y डैश ऑफ 0 इक्वल टू, यानी x की जगह तो 0 रखा जाएगा और y डैश की जगह जो है -2 रख देंगे। तो यहाँ मैं -2 रख देता हूँ, x की जगह 0 रखेंगे ये टर्म ख़त्म हो जाएगी, और y की जगह 0, यानी सॉरी इस टर्म की जगह 0, x की जगह 0 रखेंगे तो cos 0 1 हो जाएगा और 4b आपके पास ये टोटल रह जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि b की वैल्यू आप इवेल्यूएट कर लें, -2 डिवाइड बाई 4, और यू कैन से -0.5 इज़ द वैल्यू ऑफ b. Now if you substitute all the values of the arbitrary constant, we have two arbitrary constant in this situation, in this question. So the general solution becomes y equal, a की जगह क्योंकि हमें 2 रखना है तो 2 cos 4x प्लस b की जगह आपके पास है -0.5, तो प्लस नहीं, इसको कर लें -0.5 sin 4x. So this is basically the particular solution ऑफ द गिवन हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी पर्टिकुलर जब भी आपको कोई कंडीशंस गिवन होंगी तो आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशंस तक इवैल्यूएट करना है। रिमेंबर दैट ये आपको क्वेश्चंस में नहीं कहा जाएगा हर दफ़ा कि फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इट्स ऑब्वियस इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज सब्जेक्टेड टू सम कंडीशन, इनिशियल वैल्यू कंडीशन और द बाउंड्री वैल्यू कंडीशन, दैट मीन्स यू हैव टू इवैल्यूएट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो एक और एग्जाम्पल मैं जस्ट लिख देता हूँ, उसे आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे ही लिख रहा हूँ मैं, सॉल्व इट बाय योरसेल्फ एज y डबल डैश -10 y डैश प्लस 25 y इक्वल्स टू 0। दिस इज अनदर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन।
and y of 0 equal to 1 and y of 1 equal to 0. Now remember that in this scenario, if you are looking at this boundary value condition, why we are saying this conditions as boundary value, because the value of the independent variable is changing here. The first value of the independent variable x is equals to 0 in the first condition, and the value of independent variable is 1 in the second condition. So if the value of the independent variable is changing, that means we can say these are the बाउंड्री वैल्यू कंडीशन. तो देखें, इनिशियल वैल्यू कंडीशन के लिए तो मुझे डेरिवेटिव इवैल्यूएट करने की ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन इन बाउंड्री वैल्यू कंडीशन के लिए मुझे ज़रूरत नहीं होगी. जो सोल्यूशन आएगा मैं पहली कंडीशन इस पर वाली लगा दूंगा, और दूसरा जो भी कंडीशन है वो भी जनरल सोल्यूशन पे ही अप्लाई करेंगे, और जो भी सिनेरियो बनता है आप उसके थ्रू उससे सॉल्व करेंगे. ठीक है. होपफुली कि इस लेक्चर के अंदर हमने यही एग्जाम्पल सॉल्व करनी थी. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है वो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे, यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें राइट हैंड साइड पे ज़ीरो ना हो, कोई फंक्शन हो. और फंक्शन के लिए हम जो है वो जानते हैं, हमने 3 केसेस वो करे हैं वाई पी के अंदर पर्टिकुलर इंटीग्रल में, यानी फंक्शन या तो एक्सपोनेंशियल होगा, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, या अलजेब्राइक या पॉलिनोमियल होगा. ठीक है. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.